यूपी पुलिस के लिए 27 जनवरी 2019 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसी के जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो पहला क्वेश्चन होता है मैथ का, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे शेष हैं और 74 रुपये 35 पैसे जमा करने तथा 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो पहले हमें बैंक बैलेंस का शेष निकालना पड़ेगा और जो भी शेष आएगा उसे 5 रुपए से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक चॉकलेट 5 रुपए की बताई और सब चॉकलेटों की संख्या निकालनी है। तो कुल अंतिम शेष जो है देख लेंगे, कुल शेष देख लेंगे, जो लास्ट में बचेगा वो कैसे होगा। स्टार्टिंग में जब खाते में थे वो थे 100 रुपये 82 पैसे, वो थे 100 रुपये 82 पैसे, उसने जमा करें 74 रुपये 35 पैसे और निकाल लिए 50 रुपये 17 पैसे, निकाल लिए 50 रुपये 17 पैसे। तो इन्हें दोनों को जोड़ दो और उसमें से इसको घटा दो। तो 2 और 5 7, 8 और 3 11 का 1 कहाँ से लिखूँ, 1, 4 और 1 5, 7 जोगा 2 और 1 जोगा 2, तो इसमें से घटा दो 50.17। तो 175.17 में से 50.17 जाएंगे तो बचेगा 125। अब इसके खाते में जो अंतिम शेष है, जो लास्ट शेष है वो 125 रुपये है। अब हमें चाहिए यहाँ पर चॉकलेटों की संख्या, कितनी चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है ये हमें देखना है। तो 125 रुपये टोटल है और एक चॉकलेट 5 रुपए की, एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। जैसे भाग करेंगे वैसे उत्तर आ जाएगा और 25 पंजे 125 हुए, इसका मतलब वो जो खरीद सकता है वो 25 चॉकलेट बिल्कुल खरीद सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्या है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10 20 24 तथा द्वारा विभाजित किया जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। जोड़ना कहे तो घटा दो, घटाना कहे जोड़ दो, शेष को कहे तो भी यहाँ पे जोड़ना है हम, ठीक है। तो 12 20 और 24, उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा, समूह द्वारा विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा, तो उसका लिया जाएगा एलसीएम, उसका लिया जाएगा लेस है। तो 12 20 और 24 का एलसीएम जो 120 आना, देख लो वैसे 12 20 और 24 का एलसीएम 120 कैसा आना। दो तरीके से मैं तुम्हें बताने जा रहा है इसे। एक तो यही अपना जो पुराना तरीका है, 2 6 12 10 और 12 आ गया, 2 से फिर काट दिया 3 5 6 आ गया, और फिर 3 से काट दिया 1 5 और 2 आ गया। एलसीएम लिया हमने तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 दूनी 120। एक तो ये तरीका है हमारा, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो जाएगा भाई 12 20 और 24, 12 20 और 24 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे पकड़ो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे पकड़ो। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या 24 है और 24 से छोटी जो संख्याएं हैं उनसे 24 को काट के देख लो, 24 से जो छोटी संख्याएं हैं उनसे 24 को काट के देख लो। जैसे 12 से 24 कट गया, जैसे 12 दूनी 24, 12 से 24 कट गया। तो अब इस क्वेश्चन में 12 20 और 24 का एलसीएम निकालने में अगर हम 12 को रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 20 और 24 का एलसीएम भी लूं तो वो ही आऊगा जो 12 20 और 24 का एलसीएम आना, ठीक है। अब 20 से 24 कटता नहीं तो 24 का पहाड़ा पड़ेंगे, 24 दूनी 48, 20 से 48 भी नहीं कटता, छोड़ दो। 24 थी 72, 72 भी नहीं कटता, 24 चौका 96, 96 भी नहीं कटता। लेकिन 24 पंजे 120 जैसे ही आया, 24 पंजे 120 जैसे ही आया वो 20 से कट गया, तो सभी से कट गया, तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 120 है। तो इनका एलसीएम आया 120। अब इसने कहा था कि 8 शेष बचे, 8 शेष बचे तो प्लस 8 कर दो, 8 शेष बचे तो प्लस 8 कर दो, तो कुल मिला के इसका जो उत्तर आया वो 128 है। 128 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्या है भाई, यदि 2x + 3 का अनुपात 5x + 4 से वही है जो 3 अनुपात 4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करना, जो x आएगा उसका हमें वर्ग ज्ञात करना। क्या दिया भाई, 2x + 3 अनुपात का मतलब बटे लिख देंगे, 5x + 4 का जो अनुपात है वो बराबर है 3/4 की घात 3, 3/4 की घात 3, 3/4 की घात
3 लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा 3 में, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 3 में हमें जो गुणा करनी है वो 64 की करनी, और यहाँ पे जो 5x प्लस 4 है उसमें जो गुणा करनी है हमें वो गुणा करनी 27। 2x प्लस 3 में हमें 64 की गुणा करनी और 5x प्लस 4 में हमें किसकी 27 की गुणा करनी। अब 64 दूनी होगा 128, 64 दूनी होगा 128 और 64 तिया होता है 192, 64 तिया होता है 192, 27 पंजे 135 और 27 चौका 108, 27 चौका 108। अब यहाँ पे 135 में से 128 को घटाए तो बचेगा 7x, 192 में से 108 को घटा दो, 192 में से 108 को घटा दो तो 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे 8 ही बचे तो 8 बच गया जी। अब 7 से भाग करा तो 12 बार कटा, इसका मतलब जो x की वैल्यू है, जो x का मान है वो 12 है, जो x का मान है, x की वैल्यू है वो कितनी है 12। लेकिन उसने x का मान नहीं पूछा हमारे से पूछ रखा है x की घात 3 का मान, x का वर्ग, सॉरी x का वर्ग पूछ रखा है, x का वर्ग का मतलब x की घात 2 का मान पूछ रखा है। अगर x की घात 3 पूछता तो मतलब घन पूछता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रखा, वर्ग पूछ रखा, तो x की घात 2 का मान बताना। तो 12 की घात 2 का मतलब 12 की 12 में गुणा, और 12 का वर्ग जो है हम सब जानते हैं 12 का वर्ग जो है 144 होगा। 25 नहीं, मैं कहूं 35 तक के तुम्हारे वर्ग बिल्कुल ओरली याद होने चाहिए। 35 का वर्ग भी पूछ ले कोई तुम्हारे से तो 1225 तुम डायरेक्ट बताओ, ऐसी जैसे तुमने कभी उसे जो है गुणा करके देखा ही नहीं, रट्टा लगा हुआ। 31 का वर्ग पूछ लिया 961 है, 32 का वर्ग पूछ लिया 1024 है। तो ऐसे जो है तुम्हारे वर्ग याद होने चाहिए जिसमें तुम्हें शंका ना हो बिल्कुल भी कि जैसे 12 का वर्ग है तो 144 है, कुछ गुणा की या भाग की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में उसके द्वारा अर्जित अंक बताने। 85% अंक मिले हैं उसे। 85% का मतलब है कि उसका एवरेज जो है वो 85 है। सब्जेक्ट 5 है, सब्जेक्ट 5 है तो 5 की गुणा हम किस में करेंगे, 85 में करेंगे। 5 की गुणा किस में करेंगे हम, 85 में करेंगे। और जो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं उनको लिखो, 79 है, 81 है, 88 है, 94 है और प्लस कर देंगे हम x, प्लस कर देंगे हम x जो 5वां सब्जेक्ट है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22 का 2 का हासिल को 2, 7 2 9, 8 17, 17 और 8 17 और 8 हो गया 25, 25 और 9 हो गया 34। ठीक है भाई, अब इनकी गुणा करो, 5 5 25 का 5 का हासिल को 2, 5 8 40 और 2 42। अब यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो 425 में से 342 घटाना है, 425 में से 342 घटाना है। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, और 12 में से 8 गए, वो 12 में से 4 गए 8, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8। ठीक है जी, 12 में से 4 घटाने के बाद कितना बचेगा 8, तो कुल मिला के कितना आ गया, 83 आ गया। और 83 इसका जो है उत्तर होगा जो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया है और दूसरी को जो है अंकित मूल्य पर 10% की हानि से बेचा गया है। कुल प्रतिशत लाभ हमें बताना है। अब देखो, कुछ का मतलब कुछ भी हो सके। अब जैसे इसने 2 का जिक्र करा तो हम 2 ही ले लेंगे। वो एक और एक कर बता रहा है, एक को लाभ पे बता रहा 20% और दूसरे को 10% हानि, तो हम 2 ही मान लेंगे। मतलब सपोज करो उनके जो है कॉस्ट प्राइस, मतलब उनका जो क्रय मूल्य वो 100 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया हमने, तो जो एमआरपी होगी वो 25% ज्यादा है। जो एमआरपी होगी वो 25% ज्यादा है, इसका मतलब 125 इस पर लिखा हुआ, 125 इस पर लिखा हुआ। अगर मैं इनका सेलिंग प्राइस की बात करूं, मतलब विक्रय मूल्य की बात करूं, तो जो एक वस्तु है, जो पहली वस्तु है, वो जो लिखा हुआ है उस पर भी उसने क्या लिया, 20% लाभ लिया। 20% लाभ लिया तो इसका मतलब 120/100 हो गया।
120/100 हो गया। लाभ है तो बढ़ा के चलेंगे हम, और हानि है तो घटा के चलेंगे। दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया, लिखा हुआ उस पर 125 ही है, लेकिन इस पर 10% हानि ली तो 90/100 कर देंगे, 90/100 कर देंगे भाई। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 तिया हो गया 12। ठीक है भाई, अब यहां की बात करें, हम यहां की बात करें तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, कुल मिला के तो कितना आया भाई, 30 पंजे 150, ये तो 150 की चली गई। और ये जो थी 45 पंजे 225, 45 की 5 गुणा करेंगे 225, और 225 को हमने भाग कर दिया 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 112 रुपये 50 पैसे में ये चली गई। एक गई 150 रुपये में, दूसरी गई 112 रुपये 50 पैसे में, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कुल मिलाकर जो आ गया वो 262 रुपये 50 पैसे आ गया। कुल मिलाकर जो आ गया वो 262 रुपये 50 पैसे इसके हाथ में आए। लेकिन वास्तव में थी कितने की वो दो चीज, जो थी कितने की, 125 की थी दोनों चीज, या 100 की थी? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने जो मानना है, जो क्रय मूल्य मानना है वो 100 रुपये था, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, टोटल कुल क्रय मूल्य हो गया वो 200 रुपये हो गया। एक 100 रुपये की, दूसरी 100 रुपये की, 125 तो उसने लिखा है उस पर, 125 की थी नहीं वो। ठीक है, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा, 62 रुपये 50 पैसे का लाभ हो रहा। अब प्रतिशत लाभ देखना, हमें देखना प्रतिशत लाभ, तो 62 रुपये 50 पैसे का लाभ हो गया। ठीक है, गुणा 100 और बटे 200, गुणा 100 बटे 200। अब यहां पर भाग कर हमने कितना आया, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बचे कितने, 1, 2 पंजे 10, तो कुल मिलाकर जो लाभ आया वो 31.25 प्रतिशत का आया, जो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 30% और 10% की दो अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब होता है लगातार, लगातार एक के बाद दूसरी, अनुक्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई है, वस्तु का लागत मूल्य बताना। पहले 30% की छूट दी मतलब 70% हुआ, फिर जो है 10% की छूट दी मतलब 90% हुआ, और इन दोनों के बाद जो मिले उसे मिले 945 रुपए। उस पर लिखा हुआ क्या था, जितने परसेंट है उतने ही 100 लिख दो, जितने परसेंट है उतने ही 100 लिख दो, जितने परसेंट है उतने ही 100 लिख दो, और उसकी लागत मूल्य आ जाएगी, उसकी लागत मूल्य आ जाएगी, उसकी लागत मूल्य आएगी। क्या करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब 9 से काट के देखो इसे, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, अब 7 से काट के देखो, 15 सत्ते 105, इसका मतलब जो लागत मूल्य होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुरंत आ जाएगा। तो लागत मूल्य होगा 15 गुणा 100 में करेंगे तो यह जाएगा 1500 रुपए, 15 गुणा 100 में करेंगे तो यह जाएगा 1500 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर होगा वो 1500 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे भाई, क्या है, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, तो मूलधन याद कीजिए। उसने कहा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, नोट करके रखने वाली बात है कि अगर समय 2 वर्ष है, अगर समय जो है वो 2 वर्ष है, अगर समय 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात है, इन दोनों के अंतर की बात है, तो जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो सूत्र होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू आर बटे 100 की पावर 2। तो फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधा सा हमारा काम बन जाएगा ना, हमें मूलधन मतलब ना तो हमें साधारण ब्याज निकालना ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, डायरेक्ट हमारा काम है। पहली बात। दूसरी बात, अगर समय 3 साल है,
अगर समय 3 साल है, अगर समय 3 साल है और बात उसने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की करी, बात उसने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की करी, तो फिर ये थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बढ़ा। पहले 2 साल थे, अब 3 साल है, तो 1 साल बढ़ा। तो जितना ये ऊपर लिखा उतना तो लिख ही दो, जितना ये ऊपर लिखा उतना तो जू का तू लिख दो, उतना तो याद रखना ही रखना है, दोनों जगह काम आओगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ब्रैकेट लगा के और, तो 3 + r/100 और लिख दो। 3 साल का लगा लो, दर r/100 लिखना, बस समझ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे 45वें क्वेश्चन में उसने यो वाला फॉर्मूला लगाना, यो वाला लगाना, अंतर कितना दे रखा, 1 रुपया दे रखा। अंतर कितना दे रखा भैया, 1 रुपया दे रखा। मूलधन हमें ज्ञात करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% साधारण ब्याज दर जो है 10% है, और घात 2 लगा देंगे क्योंकि समय 2 साल। बस इसे हल करेंगे तो कितना आया भाई, 1 बराबर P गुणा 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P बराबर जो आ गया वो 100 रुपये आ गया, जो मतलब मूलधन था वो 100 रुपये। ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे 46। उसने कहा 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो दूसरा फॉर्मूला लिखा, उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। अंतर ज्ञात करना, समय 3 साल है और मूलधन भी दे रखा, मूलधन उसका 2000 रुपये है, मूलधन 2000 रुपये है, दर 10% है, तो 10/100 की घात 2 तो लिखना ही है। एक्स्ट्रा में क्या करना, 3 + 10/100 और करना, 3 + 10/100 और करना। आर का मान क्या है, 10% है, चाहे वो क्वेश्चन 45 की बात कर रहा है चाहे क्वेश्चन 46 की बात कर रहा। तो 0 से 0 गई, 0 से 0, क्या चेंज आया भैया, यह आया 2000, 1/10 का मतलब 1/100 हो गया, 1/10 का मतलब 1/100 क्यों हो गया, क्योंकि घात 2 थी, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 और 10 की घात 2 का मतलब 100, और ये हो गया 10 तिया 30 और 1 31/10, 10 तिया 30 और 1 31/10, 3 जीरो कैंसिल हुई, 3 जीरो कैंसिल हुई, तो 2 गुणा 31 और 31 दूनी हो गए 62, तो 62 रुपए का जो है डिफरेंस आओगा, 62 रुपए का अंतर आओगा। अगर हम देख रहे हैं कि 10% की तो दर हो, साल 3 हो और मूलधन जो है वो 2000 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 62 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था और X का लाभ Z की तुलना में 400 कम और Y का लाभ Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो इनका अनुपात बताना है। देखो, टोटल जो लाभ है वो 3000 रुपये, कुल जो लाभ है वो 3000 रुपये का, वो चाहे मैं X की बात करूं, चाहे मैं Y की बात करूं और चाहे मैं Z की बात करूं, तो इन तीनों का जो लाभ है वो जो है किसके बराबर है, 3000। उसने कहा X का हिस्सा Z से 400 रुपये कम है, अगर इसने Z रुपये ही कमाए तो इसे Z - 400, 400 रुपये कम है Z से, तो Z - 400, और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, इसका मतलब इसको जो मिलेंगे वो Z - 200 मिलेंगे, 200 रुपये कम है तो Z - 200 मिलेंगे, और बराबर हो गया भैया 3000, बराबर हो गया भैया 3000। तो 1 2 3, 3 तो Z आ गया और ये हो गया 600, और बराबर है भैया किसके, 3000 के, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आ गया 3Z बराबर, इधर जाएंगे तो ये 3000 में 600 क्या होंगे, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3600, ये जाएंगे भैया 3600, 3 से भाग करेंगे तो आओगे 1200, 3 से भाग करेंगे तो 1200, तो Z का मान आ गया 1200। अब हमें X Y और Z तीनों का देखना, इसके 1200 है तो इसके 400 कम मतलब 800, इसके 200 कम मतलब 1000, तो 2 जीरो तो सभी जगह है, वो तो काटे दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छीक 12, तो जो अनुपात है वो 4:5:6 जो है वो। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करें, क्या है भैया, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है,
तो परिवार की औसत आयु बतानी है। परिवार की औसत आयु बतानी है। परिवार की औसत आयु बतानी है। औसत आयु बतानी है। औसत आयु बतानी है किसकी भैया? परिवार की। टोटल आयु बतानी है एक तरह से। परिवार के टोटल औसत आयु कितनी है। अब यहां पे देखो कितने हैं। माता पिता मतलब 2 आदमी हो गए और इनकी औसत आयु है 36 वर्ष। तो योग निकालना तो 2 की गुणा 36 में करनी पड़ेगी। 2 की गुणा 36 में करनी पड़ेगी। बच्चे हैं 3, बच्चे हैं 3, बच्चे हैं 3 और उनकी औसत आयु है 10 वर्ष। उनकी औसत आयु है 10, तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी टोटल बनाने के लिए। आदमी हो गए 2 और 3 5। आदमी हो गए 2 और 3 5। तो यहां पे 36 दूनी 72 और 10 या 30 बटे 5 हो गए भैया। कितना आया? 2 7 3 10 बटे 2 का मतलब बटे 5 का मतलब हो गया भैया कितना? 5 दूनी 10, जीरो लगाओगे और 5 चौक 20, तो 20.4 वर्ष जो है वो क्या हो जाएगी? इनकी औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें भाई। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत 16 रुपए थी और शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करना यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ अथवा हानि ना हुई हो। तो 18 वस्तुओं का जो औसत मूल्य था वो था 15 रुपए। तो टोटल निकालना तो 18 गुणा 15 में करनी पड़ेगी। 18 वस्तुओं को 15 के हिसाब से बेचा उसने, तो 18 गुणा 15 करना पड़ेगा। 12 वस्तुओं की औसत लागत 16 रुपए थी, तो 12 का मूल्य निकालना तो 12 गुणा 16 में करनी पड़ेगी। 12 गुणा 16 में करनी पड़ेगी। 18 टोटल थी, 12 का पता लग गया। 18 टोटल थी, 12 का पता लग गया, बची 6। उनका हमें ये नहीं पता कि उनका औसत मूल्य क्या था, वो निकाल दें। तो 16 दूनी 32, हासिल को 3, 16 कम 16 और 3 19, ये आ गया 6x। ये आ गया भैया 15 8 120, 12 15 कम 15 और 12 27। ठीक, ये आ गया 6x बराबर 270 में से 192 माइनस कर दो। 270 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 192। तो यहां कितना बचेगा? 8। और यहां हो गया 16, 16 में से 9 गए 7, मतलब कुल मिला के इनका दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 78 आ रहा है। 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 और 36 18। एक्स की वैल्यू आ गई 13 और ये हमें निकालना था 13, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें क्या है। ए 8 दिन में एक काम करता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में करे। ए जो कर रहा है वो 8 दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और तीनों मतलब ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में। तो 8 12 और 3, 8 12 और 3 का हम लेंगे एलसीएम। 8 12 3 का हम लेंगे लघुत्तम। तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 3 अठे 24। 8 या 24, 12 दूनी 24 और 3 अठे 24। ये जो 3 है जो है ए की कार्य क्षमता, मतलब ए एक दिन में कितने काम करता है। ये जो 2 है ये है बी की कार्य क्षमता, मतलब बी एक दिन में कितने काम करता है। और जो 8 है वो है ए बी और सी की कार्य क्षमता, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं। अब हमें सी की बात कर रहे हैं। काम तो टोटल देखो ये है कुल काम है, ये है कुल काम, ये है कुल काम और कुल काम है 24। कुल काम है 24। अब सी से निकलवा रहे हैं तो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की 2 है। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की 2 है, तो मतलब टोटल होगी इनकी कार्य क्षमता 5। इन दोनों की तो होगी 5 और तीनों की कार्य क्षमता है 8। मतलब दोनों ए और बी मिलकर जो कर रहे हैं एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 काम। तो 8 में से 5 घटा तो बचेंगे सी के 3 और 3 अठे 24। इसका मतलब इसे लगेंगे 8 दिन, इसे लगेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें भाई क्या है। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है यात्रा की औसत चाल। अब देखो पहली भी 120 किलोमीटर है और दूसरी भी 120 किलोमीटर है। पहली भी 120 और दूसरी भी 120 किलोमीटर यात्रा है, इसका मतलब दूरी है बराबर। अगर दूरी बराबर है और गति 2 है, अगर दूरी बराबर है और गति 2 है तो इस बात का हम जिक्र पहले कर चुके हैं। इस बात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि औसत गति 2xy बटे x प्लस वाई हो, 2xy बटे x प्लस वाई हो। x पहली गति है
और y दूसरी गति है। x पहली गति और y दूसरी। तो पहली गति 60 है, पहली गति 60 है और दूसरी गति है 80। बटे में कर देंगे दोनों का योग, बटे में कर देंगे दोनों का योग। तो आ गया 2 गुना 60 गुना 80 बटे 140, 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 8 छंग 48, मतलब 480 बटे आया 7। भाग करेंगे। अब ये देख लो कि पॉइंटों में है, हाँ बिल्कुल पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में ही कर देंगे काम। 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचे 6 और हो गया 60, 7 अठे 56, 7 अठे 56 बचे 4, हो गया 40, पॉइंट लगा के। 7 पंजे 35 बचे 5, 50 हो गया, 7 सते 49। तो 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी क्या होगी भैया, औसत चाल होगी, एवरेज स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करो भाई, क्या है? दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? पहली कार की गति निकाल लो, पहली कार की गति निकाल लो, स्पीड निकाल लो। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 500 किलोमीटर की है, दूरी 500 किलोमीटर की है, समय 10 घंटे है, इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल है। पहले वाले की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने कहा S1 अनुपात S2, पहली की चाल अनुपात दूसरी की चाल, पहली की चाल अनुपात दूसरी की चाल कितनी है? वो 10:11 है, वो है 10:11। तो 10 बराबर 50 के हैं, 10 बराबर 50 के हैं, तो 11 बराबर S2 के हैं। एक 0 से 1 0 गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका जवाब होगा दूसरी चाल। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें भाई, क्या है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर मतलब बेलन के रूप में ढाला जाना। तो सिलेंडर की ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई बता। तो देखिए इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज गला के उसे दूसरी चीज बनाई जा रही तो उनके आयतन बराबर हो रहा है, वॉल्यूम बराबर हो रहा है। और अगर कोई चीज मोड़ के दूसरी चीज बनाई जा रही तो उनके परिमाप बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक गोले से सिलेंडर बनाया जा रहा, ढाला जा रहा, मतलब उसका आयतन बराबर होगा किसका? बेलन का आयतन बराबर जो होगा, सिलेंडर का आयतन जो बराबर होगा वो किसके होगा? गोले के आयतन के बराबर होगा। सिलेंडर का आयतन बराबर किसके होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब सिलेंडर का आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होगा, सिलेंडर का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर का मान जो सिलेंडर के लिए दे रखा है इसने 3 दे रखा, तो होगा 3 की घात 2 और एच हमें निकालना, मतलब पाई आर स्क्वायर एच में आर का मान 3 है और एच का मान हमें निकालना। अब गोले की बात करें, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान 9 दे रखा, आर का मान 9 दे रखा, तो 9 की घात कर देंगे हम 3, 9 की घात 3 कर देंगे, पाई से पाई गया, 3 तिया 9 गुणा एच बराबर 4/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 1 9 से 1 9 गया, 3 तिया 9 आ गया, 9 तिया 27 और 27 चौका 108, 9 तिया 27 और 27 चौका 108, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी बेलन की वो होगी 108 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें भाई, क्या है? उसने कहा 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करना। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 1000 और जो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो है 10,000। उसने कहा 6 से विभाजित होने वाली निकालनी हमें 4 अंकों की संख्या। तो 6 से भाग करो, 6 एकम 6 40, 6 छंग 36, फिर बचे 40, ठीक है। अब देखो जब भी हमें निकालनी हो छोटी संख्या, छोटी से छोटी, 4 अंकों की, 2 अंकों की, 10 अंकों की, तो तुम्हें क्या करना? माइनस का शेष बचाना, मतलब मारनी इससे ऊपर चलनी चाहिए। अब जब लास्ट हो जा तो यहाँ पे 6 सत्ते 42 चला, अब जो माइनस का आया ना यो इसमें जोड़ दो
तो वो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1002। 1002 सबसे छोटी संख्या है जो 6 से कटेगी, बाकी इससे बड़ी बड़ी हो। अब दूसरी की बात करें, वो उसने कहा किससे है, 11 से विभाजित होने वाली। तो 11 निम्न 99, एक आया भाई, जीरो मानने चली, फिर जीरो लगा दूंगी, 11 निम्न 99, 11 निम्न 99, एक बच गया। ठीक है जी, एक बच गया। अब यहाँ पे क्या करना, पॉइंट लगा देंगे, जीरो नहीं बात बनने की, फिर जीरो लगाओगे, एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें इससे ऊपर जाना, ऊपर जाना तो 10 बार माननी चलेगी। अगर मैं, हालांकि 10 बार यहाँ लिखी नहीं जाती, लेकिन हमने मान लिए तो हम कर सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा तरीका बता दूंगा, 11 दूसरा में 110, तो यहाँ माइनस के बचे 10, तो इसे इसमें जोड़ दो 10,000 में। ठीक है भैया, 10 को तो आ गया 10,000। 10 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभक्त हो। अच्छा, अगर तुम्हें यो नहीं करनी, 10 पे माननी नहीं चलानी, तो तुम 9 पे चलाओ और यहीं पर रुक जाते। फिर हम आगे जाने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर रुकते। कितना बचा, 1। कितना बचा, 1 बचा। तो तुम क्या करते, तुम यहाँ पे यो कर सकते कि 1 बच रहा तो इसमें से इसे घटा देते जो शेष आ रहा, इसमें से इसे घटा देते जो शेष आ रहा। ठीक है, इसमें से इसे घटाते शेष आ रहा, तो 11 में से 9 गए, कितना आ गया था, 10, और 10 जोड़ देते। मतलब इसको जो है हम यहाँ पे ही काम खत्म कर देते, फिर हम इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और बल्कि 2 बार चलाया हमने और काम बन गया। तो अब हम फिर क्या करते, 11 में से 1 गए, 11 में से 1 घटाते आए 10, और 10 जोड़ दो। देखो ये बात यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे लगेगी भाई, यहाँ पे अगर मैं चलाता, यहाँ कितनी बच रही थी हमारी संख्या, 4 बचती। अगर मैं नॉर्मल 6 पे चलाता तो 4 बच रही थी, तो 6 में से 4 घटा दो, 2, और 2 को जोड़ो, वो आ गई। अब उसने कहा अंकों का योग करो, तो 1 और 2 3 आ गया, और इसका अंकों का योग 1 और 1 2 आ गया, और दोनों का चाहिए गुणनफल, दोनों का चाहिए गुणनफल। तो कितना आ गया भाई, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और हमारा काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें भाई, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर चाहिए। 5 अंकों की कोई भी संख्या निकालनी हो, बड़ी से बड़ी, तो उतनी बार 5 बार 9 लिख देंगे। मतलब अगर 5 अंकों की संख्या निकालनी है तो 5 बार 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, 4 बार 9 लिखेंगे। 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो 10 बार 9 लिख देंगे। यहाँ इसने बात करी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की। फिर उसने बात करी है तो होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। उसके बाद उसने कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो जितने अंकों की पूछ रहा हूं, एक के सामने उससे एक कम जीरो लगाने। जैसे 4 अंकों की पूछी तो एक के सामने 3 जीरो लगाने। अगर वो 5 अंकों की पूछता तो एक के सामने 4 जीरो लगाते। अगर वो 3 अंकों की पूछता तो एक के सामने 2 जीरो लगाते, और 10 अंकों की पूछता तो एक के सामने 9 जीरो लगाते। ये होगी तुम्हारी 4 अंकों की, और ये होगी छोटी से छोटी संख्या। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, तो इससे आसान कुछ अब है नहीं, केवल इसमें यही बात थी और कुछ थी नहीं कि अगर आपको संख्या बनानी आती है तो इससे आसान कुछ सवाल इस वाले सेट में नहीं थे। ठीक है, 56वां देखो भाई क्या है। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक है ये बतानी हमें। तो सपोज करो बच्चे जो है कुल बच्चे जो है वो x है, कुल बच्चे जो है वो x है। एक बच्चे को नोटबुक, एक बच्चे को मिली नोटबुक कितनी है भैया, वो है बच्चों की जो टोटल संख्या उसका 1/8, मतलब x/8। अगर मुझे टोटल नोटबुक निकालनी तो जो बच्चे हैं वो और जितनी नोटबुक बटी हैं वो, एक बच्चे को जो मिली है वो, मतलब जितने टोटल बच्चे उसमें है, अगर मैं एक बच्चे को जितनी नोटबुक मिली है उसकी गुणा कर दूंगा तो टोटल नोटबुक आ जाए,
अब यहाँ पे क्या करना, दूसरी तरफ उसने दिया कि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चे थे x, अब रह गए x/2, तो उन्हें प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती। 16 नोटबुक मिलती तो मतलब 16 से मैं अगर गुणा कर दूं तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगे। तो 16 से मैंने गुणा कर दिया, एक x से x गया, 2 से मैंने काट दिया, 8 बार कटा, x का मान आ गया 8 × 2 64, x का मान आ गया 64। अब चाहे इधर मान रख दो चाहे इधर मान रख दो, हमें कुल नोटबुक मिल जाएंगे। कुल नोटबुक किसी भी साइड से निकाल सको, कुल नोटबुक किसी भी साइड से निकाल सको। कुल नोटबुक पहले इसमें रखा हमने, x × x/8 था, तो मतलब 64 × 64/8 आ गया, तो 8 × 2 64, 64 8 512 हो, तो उत्तर 512 हो गया। अगर यहां रखते हैं तो भी हमारा 512 आता। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें भाई, क्या है, x इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय y उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखें तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी। अब मान लिया हमने x मिनट बाद वे मिलेंगे, x मिनट बाद जो है, मिनट बाद, बल्कि x ना लिखो क्योंकि x तो इसने क्वेश्चन में दे रखा, a लिख लो। a मिनट बाद वे एक दूसरे को पार करें, एक दूसरे को पार करें। हुआ क्या है, पहला जो आदमी था, जो वो था x था, वो जो है 11वीं मंजिल पर था, तो 11 मंजिल तो पहले ही चल लिया वो। अब प्लस करना पड़ेगा जो उसकी चाल है उसके हिसाब से। 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से 57 मंजिल जो है जाता है और a मिनट चला तो a से भाग कर दो तो यो मंजिल पता लग जाएगी कहां पे जाकर मिला। यो जब चला उधर से है तो 51वीं मंजिल पता, और इसकी जो चाल थी वो 63 मंजिल प्रति मिनट के हिसाब से थी, तो इसे भी ए से भाग करना पड़ेगा, हमें टोटल पता लग जाएगा। ए वाले एक तरफ ले आओ, 57/a और प्लस 63/a बराबर हो गया 51 - 11। ये कितना हो गया, 120 हो गया भैया, तो बटे a ये हो गया 40, और 40 दिया 120, इसका मतलब a का मान जो आ गया वो 3 मिनट आ गया, a का मान जो आ गया वो 3 मिनट आ गया। हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है एक दूसरे को किस समय पार करेंगे, या मिलने वाली मंजिल हमें निकालनी है। तो मर्जी है तुम्हारी, चाहे तो इधर मान रखो चाहे इधर मान रखो, एक ही आना। इधर रखा हमने 11 + 57/a का मान 3 रखा, 19 या 57, 19 और 11 हो गया 30। इसमें रखे देखा हमने मिलने वाली मंजिल में 51, मिलने वाली मंजिल हमने दूसरी साइड से देख रहे हैं। देखो दोनों साइड से एक ही आओगे उत्तर, क्योंकि दोनों चीज बराबर है। 51 - 63/3, 3 से काटा हमने 21 बार कटा, 51 में से 21 गए 30, तो किधर से ही मान निकालो उसमें कोई समस्या है नहीं। तो ये जो है तुम्हारे जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के, वो सारे के सारे हमने तुम्हें करा दिए। इन्हें बार बार करके देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें वाकई में ही काफी अच्छे थे जिनको हमें थोड़ा सा दिमाग लगा कर करना था। जैसे यही क्वेश्चन है, यही बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसको थोड़ा सा हमें सोच कर तब करना था। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम एक नहीं ज्यादा बार करके देखो, जिससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो।